नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस निःशुल्क YouTube क्लास में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्र, 5 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। और आज हम इसके बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं फिर से YouTube पर आया हूँ, क्योंकि मैं पिछले काफ़ी लंबे समय से बीमार था और उसमें भी कोरोना जैसी महामारी के दौर में हम कोरोना से संक्रमित हो गए थे और काफ़ी गंभीर स्थिति में मैं PMCH में भर्ती रहा और कोरोना से लड़कर उससे जंग जीतकर वापस आया। तो इस दूसरी पारी में मैं यह कोशिश करूंगा कि आपके लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक चीज़ें जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो, उनको हम अपने क्लास के माध्यम से आप तक पहुंचाएं। और इसी कड़ी में आज जो पहला वीडियो है काफ़ी लंबे समय के बाद, तो उसमें हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का 5 क्षेत्र। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हुआ करते थे परंपरागत तौर पर। हम लोग जानते भी थे कि 3 क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था के। और इसी में आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था के कार्य, उसके स्वरूप और उसके शैली और नए जगत में अर्थव्यवस्था के बढ़ते आयाम, रोजगार के बढ़ते अवसर और कार्यों की जो प्रकृति है उसकी विविधता के कारण ये जो 3 सेक्टर थे अर्थव्यवस्था के, उसमें 2 सेक्टर को और जोड़ दिया गया है। तो इस तरह से कुल 5 क्षेत्र अर्थव्यवस्था के हैं और इन 5 क्षेत्र के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था के। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अब तक हम अर्थशास्त्र के पुस्तकों में 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ते थे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो 3 क्षेत्र को हम लोग पढ़ते थे, परंतु आधुनिक अर्थशास्त्रियों द्वारा इस 3 क्षेत्र में 2 और क्षेत्र को जोड़ दिया गया है, एक चतुर्थक क्षेत्र और एक पंचम क्षेत्र। तो कुल मिला के अब आधुनिक अर्थव्यवस्था में 5 क्षेत्र हो गए हैं, 5 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। और पहले हम 3 सेक्टर पढ़ते थे। तो इसी 5 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे और इसमें कई सारी ऐसी जानकारियां आपको मिलेगी जो कि आमतौर पर किसी पुस्तकों में या कहीं और किसी सोर्स से प्राप्त नहीं होता है। तो इसको आप लोग अंत तक देखना ना भूलेंगे। तो ये देखिए, हमारे अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्र इसमें है, जिनमें परंपरागत रूप से हम 3 क्षेत्र को पहले से ही जानते हैं। प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीय क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र। और इसमें ये इधर 3 जो था, इसमें +2 जोड़ दिया गया है। 2 और आधुनिक अर्थशास्त्रियों द्वारा इसको परिभाषित किया गया है चतुर्थक क्षेत्र के रूप में यानी क्वार्टरनरी सेक्टर, और पंचम क्षेत्र के रूप में यानी क्वाइनरी सेक्टर के रूप में। तो इन्हीं 5 जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो एक नज़र पहले हम अब्स्ट्रैक्ट पर देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है उसमें मुख्यतः जो धरती से जुड़े हुए चीज होते हैं, जैसे कृषि है, खनन है, पशुपालन है, तो वो सारी चीज आते हैं प्राइमरी सेक्टर में। और द्वितीय क्षेत्र की यदि बात करें तो इसमें उद्योग आते हैं। कैसे उद्योग? जो उद्योग अपना कच्चा माल जो है वो इन क्षेत्रों से यानी प्राथमिक क्षेत्रों से जो प्राप्त करते हैं। और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र है, सर्विस इंडस्ट्री बहुत विशाल है और सबसे बड़ा इसका योगदान भी है, 60% से अधिक। तो सेवा, जो भी सेवा है, जैसे कि रेलवे, बस, टेलीफोन, होटल, पर्यटन या किसी अन्य प्रकार की जो सेवा, जहां हम मूल्य चुकाते हैं, उसके बदले में कोई वस्तु नहीं मिलता है बल्कि हमें सेवा दिया जाता है, तो ये सेवा क्षेत्र है। और इसी में जो 2 नए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जुड़े हैं, चतुर्थक क्षेत्र। तो चतुर्थक क्षेत्र में बौद्धिक गतिविधियां आती है, जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज होते हैं, तो उसको इसमें रखते हैं। और पंचम क्षेत्र जो है तो इसमें
उच्च निर्णय क्षमता वाले लोग होते हैं, जो काफ़ी हाई लेवल पर डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। तो ये ज़रूरत के मुताबिक अब जिस तरह से अर्थव्यवस्था का दायरा का विस्तार हो रहा है, जिस तरह से नई चीज़ें जो है जुड़ती जा रही है, प्रारंभिक तौर पर अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन कृषि, पशुपालन या फिर जंगलों से कंदमूल फल एकत्र करना। उसके भी पहले यदि चले जाएं तो बस जंगलों से कंदमूल एकत्र करना, शिकार करना और फिर मछली पकड़ना। धीरे धीरे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों का विस्तार होता चला गया और इसका दायरा बढ़ता गया। आज जब हम 21वीं सदी की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी काफ़ी विस्तार हुआ है और ऐसे ऐसे उद्योग, ऐसे ऐसे रोजगार के अवसर आते चले गए कि इन 3 क्षेत्रों में इनको रखना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। इसी कारण 2 और नए क्षेत्र को अर्थशास्त्रियों ने जोड़ा है और इसी के बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के बारे में जानते हैं। ये आपका प्राइमरी सेक्टर है। तो प्राइमरी सेक्टर के रूप में मुख्यतः हम कृषि को रखते हैं। कृषि इसका बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है, परंतु प्राइमरी सेक्टर कहते किसको है? तो देखिए यहाँ पर एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन, यानी धरती से जुड़ी हुई चीज़ों का जो उत्पादन हम करते हैं और जो वहाँ से निकालते हैं, तो वे सारी गतिविधियाँ, वे सारी आर्थिक क्रियाएं वो प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, जैसे धरती से जुड़े हुए क्या क्या चीज़ हो सकते हैं? तो कृषि हो सकता है, जंगल हो सकता है, जल हो सकता है, पशुपालन हो सकता है। तो इन सब क्षेत्रों से और धरती के नीचे जो दबे हुए खनिज पदार्थ हैं, तो खनिज पदार्थों को जो निकालते हैं, चाहे वो बालू हो, तेल हो, गैस हो, लोहा हो, सोना चांदी, जो भी चीज़ हो, तो ये सारे चीज़ जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि इनका संबंध जो है वो भूमि से है, धरती से है और वहाँ से हम इसको निकालते हैं या फिर वहाँ से उसका हम उत्पादन करते हैं। तो इसका प्राथमिक क्षेत्र से संबंध है। तो इसमें मुख्यतः किन किन चीज़ों को हम रखेंगे? तो सर्वप्रथम देखिए एग्रीकल्चर है। चूँकि एग्रीकल्चर कृषि है, वो जमीन के कारण ही संभव हो पाता है और ज़मीन से हम उत्पादन उसका करते हैं, कृषि का, उसका उपज बढ़ाते हैं, उपज करते हैं, जिससे हमें भोजन का अधिकांश भागों की पूर्ति होती है। तो ये कृषि जो है वो प्राथमिक क्षेत्र का विषय है। दूसरा है माइनिंग, खनन। तो धरती के अंदर जो भी बहुमूल्य चीज़ें जुड़ी हुई है, जो दबी हुई है, तो वहाँ से जिन चीज़ों का हम निष्कर्षण करते हैं, निकालते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम के रूप में बालू, ईंट या जो भी कुछ जो है हम धरती से निकालते हैं खनन के माध्यम से, तो वो भी इसमें आता है। फॉरेस्ट्री यानी वानिकी मतलब है कि हम बागान लगाते हैं कृषि के अलावे, ठीक है, पेड़ पौधा का रोपण करते हैं और वहाँ से हम कुछ चीज़ों को, फल फूल कंदमूल जो भी प्राप्त करते हैं, तो वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। ग्रेजिंग, चारागाह, पशुओं को चराने के लिए जो हम चारागाह का प्रयोग करते हैं वो भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज इंडस्ट्री है, जैसे कि बालू खनन उद्योग, तो ये बालू खनन उद्योग तो प्राकृतिक संसाधन वाले उद्योग हैं, चूंकि यही से इसका निष्कर्षण हो रहा है। जैसे ईंट उद्योग, ब्रिक्स, तो ब्रिक्स में मिट्टी चूंकि यहाँ से लिया जा रहा है, तो ये सारे जो जुड़े हुए चीज़ हैं या फिर पानी से जुड़ा हुआ जो चीज़ है, तो वो सारे प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। वाटर भी आ जाएगा और वाटर का जिन रूप में उपयोग करते हैं, हम लेते हैं, तो वो सारे प्राथमिक क्षेत्र में है। इसके अलावे प्राचीन काल की जो भी गतिविधियां हैं, जैसे गैदरिंग, हंटिंग एंड फिशिंग, यानी खाद्य संकलन, शिकार करना और मछली पकड़ना, ये सारे चीज़ जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। और फार्मिंग मतलब किसी भी चीज़ का उत्पादन करना या पालन करना, जैसे मुर्गी पालन है, सूअर पालन है, मछली पालन है, मशरूम की खेती हो गई, तो ये सारे चीज़ जो है जिसका उत्पादन या पालन करते हैं, तो ये प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। अब बात करते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में जो लोग संलग्न हैं उन्हें किस प्रकार का जॉब कहा जाता है। तो इनकी जो श्रम की प्रकृति होती है, प्राइमरी सेक्टर में जो लोग लगे हुए यहाँ जो काम कर रहे हैं, तो इनको रेड कॉलर जॉब कहा जाता है। हालांकि रेड कॉलर जॉब
जितने भी प्रकार के जॉब हैं उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो रेड कॉलर जॉब, वैसे तो चाइना सरकार द्वारा इसको सरकारी कार्यों में जो संलग्न है, जो भी सरकारी कर्मचारी थे, उनको रेड कॉलर जॉब कहा गया है। लेकिन एनसीईआरटी के बुक में जो भी प्रारंभिक गतिविधियां हैं, जो आरंभिक गतिविधियां हैं, उसके बारे में बताया गया है कि उसको भी रेड कॉलर जॉब कहा जाता है। तो इस तरह से हम प्राइमरी सेक्टर में जो लोग संलग्न हैं उसको हम रेड कॉलर जॉब कह सकते हैं। आइए हम बात करते हैं अब सेकेंडरी सेक्टर के बारे में, यानी द्वितीयक क्षेत्र। तो द्वितीयक क्षेत्र मुख्यतः क्या है? तो ये उद्योग क्षेत्र है। इसमें हम उद्योग की चर्चा करते हैं, ठीक है। ये सेकेंडरी सेक्टर है, द्वितीयक क्षेत्र। यहाँ क्या होता है? तो यहाँ वस्तुओं का मैन्युफैक्चरिंग होता है, सामानों का मैन्युफैक्चरिंग होता है और प्रोसेसिंग होता है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या हुआ? जैसे कच्चा माल, अगर लोहा है, एल्युमिनियम है, उससे कोई बर्तन बना देना, मशीन बना देना, ये मैन्युफैक्चरिंग हो गया। और प्रोसेसिंग क्या है कि जैसे टमाटर को हम लिए, तो टमाटर तो प्राथमिक क्षेत्र से आ रहा है, कृषि से, तो वहां से लेकर हम उसको प्रोसेस करके टोमेटो सॉस बना दिए, या विभिन्न प्रकार का फल का जो है जैम बना दिए। तो ये प्रोसेसिंग होता है कि पदार्थ तो वही रहता है लेकिन उसका स्वरूप बदल जाता है। तो सेकेंडरी सेक्टर में जो भी रॉ मटेरियल्स हैं, जो भी कच्चा माल है, रॉ मटेरियल्स मतलब कच्चा माल, ये हम कहां से प्राप्त करते हैं? तो ये एक्सट्रैक्टेड बाय प्राइमरी इकोनॉमी। तो सेकेंडरी इकोनॉमी जो उद्योगों के लिए जो कच्चा माल चाहिए, तो वो कच्चा माल प्राथमिक सेक्टर से हम लेते हैं। जैसे कि चावल, गेहूं या कोई भी चीज उससे संबंधित कुछ भी अगर बनता है उद्योग में, रोटी बनता है या फिर ब्रेड बनता है, या फिर आपका खनन के माध्यम से लोहा निकल रहा है और उस लोहा से बड़े बड़े मशीन बन रहे हैं, रेलगाड़ी से लेकर हवाई जहाज तक बन रहे हैं। तो ये सब प्राइमरी सेक्टर से जो भी कच्चा माल है, उसी पर सेकेंडरी उद्योग जो है, सेकेंडरी सेक्टर वो डिपेंड होता है। यानी प्राथमिक क्षेत्र से कच्चे माल की प्राप्ति यहाँ पर किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग है, विनिर्माण एवं प्रसंस्करण प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं का यहाँ उसके द्वारा विनिर्माण होता है, यानी नई चीजों को बनाया जाता है, और उसका प्रोसेसिंग होता है, यानी प्रसंस्करण किया जाता है, उसके स्वरूप को बदलकर लंबे समय तक चले या फिर आसानी से उपयोग किए जाने वाली चीजों में बदलाव किया जाता है। तो ये सारे, अब इसमें क्या क्या आएंगे, सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या आएंगे, तो उसको हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ये विनिर्माण उद्योग, जैसे कल कारखाने हो गया, ठीक है, जहाँ पे लोहा का कारखाना हो गया, जहाँ गाड़ी बनता है, ऑटोमोबाइल। इसके अलावा जितने भी प्रकार के कल कारखाने हैं सरकार के, सेल, भेल और भी अन्य, तो ये सारे एनटीपीसी से लेके जो भी चीज़ें हैं, तो वो सारे जो है विनिर्माण उद्योग है। धातु कर्म, जहाँ की धातुओं को, जैसे अगर लोहा निकलता है तो वो काफ़ी उसमें अशुद्धि रहता है, या कोई भी धातु या फिर अधातु जब उसका निष्कर्षण करते हैं जमीन से, उसमें काफ़ी सारे अशुद्धि होता है। उन अशुद्धियों को दूर करने की क्रिया को धातु कर्म कहते हैं, ठीक है। फिर ऑटोमोबाइल, गाड़ी वगैरह जो बनता है, वो इंडस्ट्री सेकेंडरी वो हो गया। फिर कपड़ा, तो कपड़ा के लिए कॉटन या फिर जो भी चीज़ें हैं प्राथमिक क्षेत्र से लिया जाता है। तो बड़े बड़े कपड़ा के मिलों में जब इसका बुनाई होता है कपड़ा का, तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़ा मिल इसके अंतर्गत आता है। फिर केमिकल इंजीनियरिंग, विभिन्न प्रकार के दवा और कई प्रकार के सामानों का जो निर्माण होता है, प्लास्टिक से लेकर दवा से लेकर बहुत सारी चीज़ों का, तो वो केमिकल इंजीनियरिंग भी इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद एनर्जी, तो एनर्जी के लिए एनटीपीसी से लेकर तमाम सारे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जैसे पवन चक्की हो, सोलर ऊर्जा हो, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाटर हो, बड़े बड़े बांध बनाकर उससे जो बिजली निकाला जाता है, पनबिजली, तो वो सारी चीज़ जो ऊर्जा स्रोत है, इसका भी संबंध जो है वो प्राथमिक सेक्टर से कच्चा माल प्राप्त किया जाता है, और ये सेकेंडरी यानी द्वितीयक क्षेत्र का विषय है ऊर्जा। इसके अलावा देखिए एरोस्पेस, जो विमान उद्योग है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल, गैस, चूँकि ये जब निकलता है धरती से तो इसका फिर जो है शोधन होता है,
और इसको यूज करने लायक बनाया जाता है और फिर हम इसका इजीली यूज करते हैं। अब सेकेंडरी सेक्टर में जो भी लोग संलग्न हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको हम क्या कहेंगे? तो इसमें दो प्रकार के श्रम की प्रकृति। अगर कुशल श्रमिक है तो इसको हम व्हाइट कॉलर जॉब कहेंगे, यानी सफ़ेद कॉलर जॉब। ऐसे तो सफ़ेद कॉलर जॉब उन सारे लोगों को कहा जाता है जो आराम से बैठकर, जिनका कॉलर सफ़ेद होता है, यानी काम करते समय शरीर या कपड़ा जो है गंदा नहीं होता है, ठीक है, जो बैठकर काम करते हैं, जैसे क्लर्क है, प्रशासनिक पदाधिकारी है, मैनेजर है, ठीक है। तो ये सारे लोग जो है व्हाइट कॉलर जॉब कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो कुशल श्रमिक है, जो कि इंजीनियर है, ओवरसीयर है या फिर सुपरवाइजर हैं, तो इन सबों को कुशल श्रमिक यानी व्हाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। जो उत्पादन में संलग्न है उसको ब्लू कॉलर जॉब कहा जाता है, क्योंकि इनके जो है कपड़े की ड्रेस पहले जो हुआ करता था ब्लू कलर का होता था। ये लोग कामगार होते थे, काम करते थे, इनके कपड़े गंदे होते थे, तो इनको जो है ब्लू कॉलर जॉब कहा जाता है। तो इस प्रकार से सेकेंडरी सेक्टर के बारे में समझ लिए। अब हम चलते हैं टर्सरी सेक्टर के बारे। तो ये आइए टर्सरी सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र। और इसमें देखिए आपका ये सर्विस इंडस्ट्री आता है और इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, सेवा क्षेत्र। अभी भारत के जीडीपी में सबसे बड़ा, सबसे अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का ही है, यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो इसी तृतीयक क्षेत्र का है। और कितना है? तो ये लगभग 60% से अधिक है। इंडियन जीडीपी का 60% वो सेवा क्षेत्र से आता है। हालांकि जो दो और क्षेत्र इसमें जोड़े गए हैं, अभी 3 क्षेत्र ना होकर 5 क्षेत्र हो गए हैं, तो सेवा क्षेत्र में से ही कुछ चीज़ों को अलग किया गया है, तो वो भी इसमें इंक्लूड है। तो अब इसमें जो है टर्सरी क्षेत्र में सेवा, तो सेवा मतलब क्या हो गया कि अगर हम कहीं मूल्य चुकाते हैं और वहाँ जाके हम कोई वस्तु प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि बदले में हमें सेवा मिलता है। जैसे कि हमें पटना से कलकत्ता जाना है, तो पटना से कलकत्ता जाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन का जो यूज करते हैं, जैसे रेल है या सड़क मार्ग के माध्यम से, बस के माध्यम से जा सकते हैं या फिर प्लेन से जा सकते हैं। तो इसमें हमें सेवा दिया जा रहा है, कोई वस्तु नहीं दिया जा रहा है। हम किसी सैलून में जाते हैं तो वहाँ हमारा बाल काट दिया जाता है, उसके बदले में हम सेवा शुल्क देते हैं, तो वो सेवा हुआ, कोई वस्तु प्राप्त नहीं करते। इसी प्रकार हम चिकित्सा क्षेत्र में जाते हैं या पर्यटन के क्षेत्र में जाते हैं या फिर अन्य कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमें मूल्य चुकाने के बदले में कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती है, बल्कि हमें सेवा दिया जाता है। तो वे सारे चीज़ जो है, वो सारे चीज़ें जो है वो टर्सरी सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र में आता है। जैसे क्या क्या आता है? हेल्थ सर्विस, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको काउंसलिंग चार्ज देते हैं, वो हमें प्रिस्क्रिप्शन पर लिखते हैं दवा और उसको लेते हैं, ठीक है। उसी तरह लीगल सर्विस, किसी मुकदमे की बारी आ जाए या कोई विधिक कार्य हमें लेना हो तो हम वकील के पास जाते हैं, तो लीगल सर्विस। उसी प्रकार बैंकिंग है, बीमा है, होटल में हम जाके रहते हैं, वहाँ हमें इस प्रकार की सेवा मिलती है, कोई वस्तु नहीं मिलती। टूरिज्म हो गया, पर्यटन या फिर ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। तो ये सारे जो है सेवा के क्षेत्र हैं और सेवा क्षेत्र का लगातार दायरा जो है विस्तृत होता जा रहा है। और यही कारण है कि जब देश आज़ाद हुआ था उस समय सेवा क्षेत्र का बहुत कम दायरा था। आज के समय में सेवा क्षेत्र का इतना बड़ा दायरा हो गया है और इन्हीं में से कुछ कुछ चीज़ों को निकाल कर आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इसे एक दो और अलग कैटेगरी बनाया है, जो कि क्वाटरनरी और क्वेनरी यानी चतुर्थक और पंचक क्षेत्र, जिसके बारे में कि हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये सेवा क्षेत्र है। अब इनकी श्रम की प्रकृति क्या है, काम करने वाले लोग। तो जनरली श्रम की प्रकृति और ये जो कॉलर जॉब है, तो कई प्रकार के कॉलर जॉब हैं जिसको कि हम आगे की स्लाइड में चर्चा करेंगे, एक नज़र उस पर देख लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो और लोग समझ सके कि क्या है। तो यहाँ पर सेवा क्षेत्र में तमाम सारे लोग जो काम करते हैं सभी के बारे में तो डिफाइन नहीं किया जा सकता है, परंतु एक पिंक कॉलर जॉब है। पिंक कॉलर जॉब इसलिए नाम पड़ा क्योंकि सेवा क्षेत्र में महिलाओं की काफ़ी उपयोगिता है। जैसे वेटर, तो वेटर का काम महिलाएं कर सकती है जी। हेल्थ केयर,
यहाँ पर नर्सिंग क्षेत्र से जुड़े हुए अधिकांश तो महिलाएं हैं, या जो भी है बैंकिंग से लेकर लीगल से लेकर, यहाँ कुछ ऐसे काम है जो महिलाओं के लिए काफ़ी फिट बैठता है। और महिलाओं के लिए इसमें जो उपयोगिता है, चूँकि महिलाओं के अंदर सेवा भाव अधिक होता है, और यही कारण है कि इस सेवा भाव के कारण इनको जो इस क्षेत्र में उपयोगिता मिली, इसीलिए इसको पिंक कॉलर जॉब कहा गया। परंतु पिंक कॉलर जॉब सेवा क्षेत्र के समस्त जो लोग कार्यरत हैं उनको नहीं कहा जाता है। वास्तव में सेवा क्षेत्र में जो निचले स्तर के जो कामगार हैं, जैसे कि आपका वेटर हो गया, रिटेल क्लर्क हो गया, सेल्समैन हो गया, लाइब्रेरियन हो गया, तो ये सब जो निचले स्तर के जो कार्य हैं, जो छोटे स्तर के कार्य हैं, तो उन्हें जो है पिंक कॉलर जॉब कहा जाता है। तो अब जैसे कई प्रकार की जॉब आप लोग सुनते होंगे, रेड कॉलर, व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, पिंक कॉलर, ग्रे कॉलर, ऑरेंज कॉलर, तो काफ़ी कंफ्यूजन होता होगा। तो इसलिए मैंने एक संकलन बनाया है, और उस संकलन के माध्यम से हम संक्षिप्त में देख लेते हैं कि किस किस ये कॉलर का जो फंडा है क्या है, और किस कॉलर को क्या कहा जाता है। तो अगले नेक्स्ट स्लाइड में हम इसी को देखते हैं। तो ये देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं बाद में पढ़ने के लिए, या तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको हम डाल भी देंगे। तो सबसे पहले आइए व्हाइट कॉलर जॉब। तो व्हाइट कॉलर जॉब क्या है? वैसे वेतनभोगी पेशेवर जो ऑफिस कार्य और प्रबंधन से जुड़े हुए हैं, यानी जो ऑफिस में काम करते हैं, प्रबंधन से जुड़े हुए हैं, और आराम से कुर्सी टेबल पर बैठकर काम करते हैं। काम करते समय इनका शर्ट या फिर जो है कपड़े गंदे नहीं होते हैं, इसीलिए इन्हें व्हाइट कॉलर जॉब कहा गया। इसमें कौन कौन से लोग आ सकते हैं? जैसे क्लर्क हो गया, प्रशासनिक पदाधिकारी हो गया, मैनेजर हो गया। तो ये सारे जो या इस तरह की प्रकृति के लोग जो होते हैं, और जो जिस प्रकार के अर्थव्यवस्था में संलग्न है, तो उसे जो है व्हाइट कॉलर जॉब कहा जाता है। उसके बाद दूसरा रेड कॉलर जॉब। तो रेड कॉलर जॉब क्या है? तो सभी प्रकार के सरकारी कर्मचारी, यही डिफिनेशन है। तो ये वास्तव में चाइना गवर्नमेंट का जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, तो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार में जो सरकारी कर्मचारी थी, उनका रेड इंक से उनका बजट बनता था, यानी लाल स्याही से उसके लिए बजट में प्रावधान था कि लाल स्याही से लिखा जाएगा सरकारी कर्मचारियों के वेतन के बारे में। तो सरकारी कर्मचारी जो वहाँ से वेतन प्राप्त करते थे, इसीलिए इन्हें रेड कॉलर जॉब कहा गया है। परंतु जो अभी एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें आप देखेंगे तो एनसीईआरटी बुक में रेड कॉलर जॉब को इस तरह से परिभाषित किया गया है कि प्राथमिक गतिविधियों में संलग्न लोग, जो भी प्राथमिक गतिविधियां, तो प्राथमिक गतिविधियां क्या है? कृषि है, खनन है, पशुपालन है, चारागाह है, वानिकी है, तो ये सारी चीजें हैं। तो यही कारण है कि हमने शुरुआत में ही जो प्राथमिक क्षेत्र है वहाँ जो संलग्न लोग हैं, वहाँ जो संलग्न है, जो कामगार लोग हैं, तो उन्हें रेड कॉलर जॉब की संज्ञा दी गई है, हमने दिया है। तो अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है, इसको देखा जा सकता है, इसको एनालिसिस किया जा सकता है कि वास्तव में क्या है। अब ब्लू कॉलर जॉब, तो वैसे दिहाड़ी मजदूर जिन्हें घंटा के आधार पर कार्य दिया जाता है, जो घंटा पर 6 घंटा के लिए इतना या 5 घंटा के लिए इतना, और दिहाड़ी मजदूर है, दैनिक भत्ता दिया जाता है, रोजाना मजदूरी दिया जाता है, तो वैसे लोग ब्लू कॉलर जॉब में आएंगे। पिंक कॉलर जॉब, सेवा क्षेत्र में संलग्न निचले स्तर के कर्मी, जैसे वेटर हो गया, रिटेल हो गया, इसके बारे में भी तुरंत मैंने चर्चा किया है। तो ये सारे लोग, पिंक कलर नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इस क्षेत्र में महिलाओं की उपयोगिता काफ़ी है, और काफ़ी सारी महिलाएं सेवा क्षेत्र में संलग्न भी है। उसके बाद ब्राउन कॉलर जॉब, तो ब्राउन कॉलर जॉब जो है, जो सैनिक लोग हैं, जो सेना में, यानी थल सेना, वायुसेना या फिर नौसेना में संलग्न जो भी लोग हैं, जो भी सैनिक हैं, इसके अधिकारी हैं, टेक्नीशियन हैं, और भी सारे जो अमला हैं, तो इनको जो है वो कहा जाता है ब्राउन कॉलर जॉब। अब पर्पल कॉलर जॉब, जो कुशल प्रशिक्षित कर्मी है, ठीक है, कुशल मतलब बिल्कुल ट्रेंड है, स्किल्ड है। और व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर का मिला जुला रूप है, यानी ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कुर्सी पर काम करते हैं बैठ के, जिसका सफ़ेद कॉलर भी सफ़ेद रहता है, कपड़े गंदे नहीं होते हैं, लेकिन इन्हें काफ़ी निचले स्तर का काम करना पड़ता है, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्कर। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्कर क्या है? ये सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, या कहीं सर्चिंग कर सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं, या फिर साइबर कैफ़े वगैरह में जो काम करते हैं, या फिर जो वर्क स्टेशन में काम करते हैं, और जो
आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो कस्टमर को इंफॉर्मेशन देते हैं, तो बीपीओ जिसको बोला जाता है, तो ये सब सारे जो कर्मचारी हैं तो ये सब कम वेतन पर 30 से 40 हज़ार रुपया वेतन पर काम करते हैं, तो इन्हें जो है पर्पल कॉलर जॉब कहा जाता है। अब आइए ग्रीन कॉलर जॉब, तो पर्यावरण और नवीकरणीय ऊर्जा, इन्वायरमेंट एंड रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, जो लगातार जिससे कि कार्बन रिड्यूसिंग होता है और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में उपयोग किया जाता है, तो ऐसे पर्यावरण क्षेत्र में जुड़े हुए लोग जो है वो ग्रीन कॉलर जॉब कहते हैं। ब्लैक कॉलर जॉब, इस धंधे में यानी ब्लैक कॉलर जॉब उसे कहा जाता है जो कि गंदे, खतरनाक और अवैध रूप से कुछ लोग कार्य करते हैं, और इस क्षेत्र में संलग्न लोगों को ब्लैक कॉलर जॉब कहा जाता है। जैसे क्या है कि तेल निकालना, तो तेल जो है, डीजल पेट्रोल जो है उसकी चोरी करना, उसको निकालना, या फिर इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में संलग्न रहना, तो उसे ब्लैक कॉलर जॉब कहा जाता है। स्टील कॉलर जॉब, अब देखिएगा कि आज का समय है वो काफ़ी अत्याधुनिक हो चुका है। अभी होटल में वेटर का काम करने लगे हैं रोबोट, या फिर रोबोट इसके अलावे और भी कई काम करने लगे हैं। घर के कामकाज जैसे झाड़ू मारना, पोछा लगाना, ये सब काम भी रोबोट करने लगे हैं। तो जो ब्लू कॉलर जॉब वाले लोग थे उनका संख्या घटने लगा है, क्योंकि रोबोट के पास ज़्यादा एफिशिएंसी है। एक रोबोट 24 घंटा काम कर सकता है, तो जो काम पहले कोई व्यक्ति करता था उसे अब रोबोट करने लगा है। तो ये रोबोट जो है, जो कि ब्लू कॉलर जॉब का स्थान ले रहा है, तो उसे स्टील कॉलर जॉब कहा जाता है। उसके बाद आ जाइए आप गोल्ड कॉलर जॉब। तो ये गोल्ड कॉलर जॉब नाम से ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। काफ़ी विशेषीकृत, जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज रखते हैं, काफ़ी विशेषीकृत ज्ञान रखते हैं, ठीक है, और जिनके पास बहुआयामी स्किल्स और नॉलेज होता है, ठीक है। ये लोग जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, या फिर काफ़ी उच्च स्तर के जो प्रशिक्षित टेक्नीशियन हैं, या जो काम करने वाले टेक्नोलॉजिस्ट हैं, तो ऐसे लोगों की, या साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक, तो इसको गोल्ड कॉलर जॉब कहा जाता है। फिर आई ऑरेंज कॉलर जॉब, तो जेलों में बंद कैदी द्वारा भी कुछ कुछ काम लिया जाता है, जिससे कि जेल में वो खाना वगैरह खाते हैं तो उसकी भरपाई होती है, या फिर वो जो कमाते हैं तो वहाँ से उसके लिए वो पैसा जमा रहता है और रिहा होते वक्त उसको दिया जाता है। तो जेल में बंद जो कैदी हैं, जो मजदूर हैं, वो जो काम करते हैं तो उसको जो है ऑरेंज कॉलर जॉब कहा जाता है। उसी प्रकार एक न्यू कॉलर जॉब है, समकालीन तकनीकी उद्योगों में संलग्न कर्मी, यानी जो अभी समकालीन, अभी जो वर्तमान जगत में जो उद्योग हैं और यहाँ पर जो कर्मी काम कर रहे हैं, दक्ष कर्मी, तो उसके लिए न्यू कॉलर जॉब कहा गया है, क्योंकि लगातार ट्रेंड बदल रहा है और नए नए उद्योग सामने आ रहे हैं, और वहाँ पर जो कर्मी काम करते हैं तो उसके लिए हम न्यू कॉलर जॉब का ये करते हैं। उसके बाद एक नो कॉलर जॉब भी है। तो नो कॉलर जॉब क्या है कि ये कलाकार हैं या ऐसे फ्रीलांसर हैं जो काम तो करते हैं परंतु पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। उनका पैशन है, उनका शौक है, और इस काम के जरिए कुछ भी हो सकता है। इसमें कलाकार हो सकता है या फिर समाज सेवी हो सकता है। अगर बदले में उन्हें कुछ पारिश्रमिक मिलता है तो कोई बात नहीं है, परंतु इनका जो उद्देश्य होता है वो पैसे कमाना नहीं होता है, बल्कि ये लोगों को सेवा देते हैं और इन्हें अपने काम करने में आनंद आता है। तो वैसे कलाकार लोगों को हम न्यू कॉलर जॉब में रखते हैं। तो अब आइए 3 सेक्टर के बारे में हमने बात कर लिया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के बारे में बात कर लिए हैं। अब जो 2 नए क्षेत्र जोड़े गए हैं, क्वाटरनरी और क्वीनरी, यानी चतुर्थक और पंचक, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले क्वाइनरी सेक्टर के बारे में बात करते हैं, चतुर्थक क्षेत्र यानी क्वाइनरी। तो इसमें क्या है, तो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज है, जो काफ़ी उच्च स्तर पर बौद्धिक ज्ञान रखते हैं और उनके द्वारा जो सेवा दिया जाता है, वो जो कार्य करते हैं, यानी बौद्धिक गतिविधियां, तो इसको रखा गया है इसमें आपका क्वाटरनरी सेक्टर में। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, एजुकेशन है, रिसर्च है, डेवलपमेंट है, गवर्नमेंट है, प्रशासन वगैरह चलाने के लिए जो दक्षता की ज़रूरत पड़ती है, या शिक्षा के क्षेत्र में जो नए नए खोज आविष्कार के साथ बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, या शिक्षा क्षेत्र में और क्या सुधार होना चाहिए, वे सारे। और इसमें कैसे लोग हैं, तो इसमें देखिए प्रोग्रामर्स हैं जो कंप्यूटर पर प्रोग्राम बनाते हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। और उसके अतिरिक्त देखिए IT स्पेशलिस्ट हैं, डिजाइनर हैं जो डिज़ाइन बनाते हैं,
आपका एजुकेटर्स हैं, जो लोग पढ़ाते हैं नई नई टेक्नोलॉजी के साथ। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये एक नया टेक्नोलॉजी है, और नया टेक्नोलॉजी की भाई ये डिजिटल बोर्ड है, और इसके माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से दूर दराज के जो भारत जैसे ग्रामीण इलाकों वाले देश में, जहाँ की काफ़ी सारे लोगों के पास संसाधन नहीं होते, पैसे नहीं होते हैं कि वो महंगी ट्यूशन पर पढ़ सके, तो ऐसे एजुकेटर्स जो है इस श्रेणी में आते हैं, जो कि काफ़ी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज करते हैं, काफ़ी बौद्धिक ज्ञान रखते हैं। फिर टेक्नोलॉजी डेवलपर, जो तकनीकी को बनाने वाले होते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी से, मोबाइल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर का विशेष टेक्नोलॉजी, तो ये सब सारा। फिर डिजिटल स्टॉक ब्रोकर्स, जो डिजिटली खरीद बिक्री करते हैं और जो शेयर बाजार वगैरह से जुड़े हुए लोग होते हैं। फिर फाइनेंशियल प्लानर्स, जो कि आपके वित्तीय मैनेजमेंट को ठीक करता है, बड़े बड़े कंपनियों में रहता है, बड़े बड़े, या फिर जो है कुछ लोग ऐसे भी रखते हैं या कुछ लोग खुद भी करते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो वित्तीय मैनेजमेंट, जो वित्तीय प्रबंधन करते हैं, तो वैसे भी। और फिर प्रोफेशनल ब्लॉगर्स, जो ब्लॉग लिखते हैं, ब्लॉग लिख के भी पैसे कमाया जा सकता है, यूट्यूब वीडियो के माध्यम से भी पैसे कमाया जा सकता है, ब्लॉग के माध्यम से। जो प्रोफेशनल ब्लॉगर्स होते हैं या यूट्यूबर्स भी होते हैं, तो ये सारे लोग जो है इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज से संलग्न होते हैं। तो ये इन सारे लोगों की एक विशेष प्रकृति है, जिनको सेवा क्षेत्र से हटाकर एक अलग क्षेत्र रखा गया है, वो है क्वाटरनरी सेक्टर। ठीक है, तो अब आइए हम बात करते हैं पंचक क्षेत्र की। ये क्वाटरनरी सेक्टर है, पंचम क्षेत्र, और इसमें क्या काम होता है कि हाई लेवल का डिसीजन मेकर होता है, उच्च स्तर के। जैसे कभी कभी किसी प्रयोगशाला में, किसी वैज्ञानिक केंद्र में उच्च स्तर का डिसीजन लेना पड़ता है, तो वहाँ पर ऐसे लोग होते हैं जो हाई लेवल का डिसीजन लेते हैं। कभी कभी डॉक्टर्स लोग, कुछ क्रिटिकल जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं या हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, ऐसे डॉक्टरों के पास भी कभी कभी ऐसे होते हैं कि कुछ निर्णय ऐसे लेने पड़ते हैं जो काफ़ी हाई लेवल का होता है। इसके अलावा सरकार में भी जो प्रबंधन होता है, ठीक है, जो मैनेजमेंट होता है, उसमें जो निर्णय लेना पड़ता है तो वो काफ़ी हाई लेवल का होता है। इसके लिए लोग, बड़े बड़े मिनिस्टर्स लोग बैठते हैं और विचार विमर्श करते हैं कि कैसे इन समस्या से निपटा जाए। जैसे अभी कोरोना की महामारी है, तो कोरोना महामारी से कैसे निपटा जाए, तो लगातार सभी जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें जो है अपने मिनिस्टर के साथ, अपने जो स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर्स या वैज्ञानिक लोगों के साथ लगातार मीटिंग करते हैं, बैठते हैं, तो उसके आधार पर यह निर्णय किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो है हाई लेवल के डिसीजन कहीं भी, जैसे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है और वहाँ पर जो लोग बैठते हैं और जो डिसीजन लेते हैं, तो ये सारे लोग जो है एक अलग प्रकार की कैटेगरी होने के कारण इसको भी एक अलग जो है पंचक क्षेत्र के रूप में, यानी क्वाटरनरी सेक्टर में रखा गया। तो इसमें कौन कौन से लोग आते हैं? मिनिस्टर आते हैं, सीईओ आते हैं, आईएएस आते हैं, डायरेक्टर होते हैं जो कंपनी वगैरह के। तो ये लोग काफ़ी क्रिटिकल और काफ़ी अनसुलझे जो समस्याएं होती है उसके बारे में ये लोग निर्णय लेते हैं। तो ये उच्च श्रेणी के निर्णयन वाले लोग हैं, और जो मुख्यतः गवर्नमेंट और इंडस्ट्री में होते हैं। इसमें कहाँ कहाँ इसका प्रयोग हो सकता है? गवर्नमेंट में हो सकता है, सरकार में, फिर विज्ञान के क्षेत्र में हो सकता है, यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में हो सकता है, स्वास्थ्य सेवा हेल्थ सेक्टर के रूप में, कल्चर के क्षेत्र में हो सकता है, कल्चर कैसे कल्चर को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है, और फिर मीडिया के क्षेत्र में हो सकता है, फिर कॉमर्स के क्षेत्र में हो सकता है। तो अभी एक उदाहरण मैं बताऊंगा हाई लेवल डिसीजन। एक बंगाल चुनाव में आपने देखा होगा कि पीके यानी प्रशांत किशोर का नाम बड़ा चर्चा में है कि उनके जो चुनावी प्रबंधन के कारण ही बंगाल में तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की सरकार फिर से बन पाई है, और ऐसा कारनामा वो बिहार में भी कर चुके हैं, कई 2-3 बार कर चुके हैं। तो हाई लेवल के डिसीजन मेकर माने जाते हैं, और किसी पॉइंट को पकड़कर, जैसे खेला होबे, तो खेला होबे को उन्होंने ऐसा चुनावी ब्रांड बना दिया कि हर किसी के जुबान पर खेला होबे, और उसी आंधी में समस्त जो विपक्षी दल थे वे धाराशायी हो गए और ममता बनर्जी तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हुआ। तो ऐसे लोगों को हम पंचम क्षेत्र में रखते हैं जो हाई लेवल डिसीजन मेकर होते हैं। तो ये हमारे अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्र थे और इसके बारे में हमने विस्तार से बताया है।
और इस संबंध में कोई भी अगर क्वारीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, मैं उनका जवाब देने का कोशिश करूंगा। आज इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।